आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो आपका एंट्रेंस होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज या फिर कह सकते हैं समाजी उलूम दोनों को मर्ज करके वीडियो हम डिस्कस करेंगे। टोटल अभी तक ये जो हमारे हो गए हैं 80 क्वेश्चन हो गए हैं और आज हम 20 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो हो जाएगा 100 क्वेश्चन हो जाएगा। इन 100 क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखें और अगर देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि क्योंकि ये लैंग्वेज में इंग्लिश का है, लेकिन लैंग्वेज डजंट मैटर, आपको कंटेंट से मैटर करता है कि आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है। तो जो कंटेंट मैं लेकर आया हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएंगे। जो 10 नंबर के जीके के आते हैं वो भी हत्तल इम्कान यहाँ से कवर हो जाएंगे, या फिर जो लोग SST से करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी कंटेंट मर्ज करके दिया गया है। या फिर जो लोग जिनका बायोलॉजी है, जिनका मैथ है, जहाँ पे फिज़िक्स केमिस्ट्री साइंस के टर्म से पूछे जाते हैं, जिस तरह की स्टीम इंजन को किसने इन्वेंट किया, बल्ब को इन्वेंटर कौन है, न्यूटन का लॉ क्या है, ठीक है, ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, ये सारे टर्म्स उसमें जिक्र किए जा चुके हैं और मैं आसान उर्दू में बताने की कोशिश किया हूँ और इसी तरह के सवालात बनते हैं। तो इन 100 क्वेश्चंस को अगर आप टोटल देख ले रहे हैं तो काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर इसके अलावा हम फिर लेकर आएंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उसको भी अच्छे से समझेंगे। जो लोग भी SST से करना चाहते हैं उनके लिए 100% बेनिफिशियल होगा, फिट होगा, और अदर के लिए जो 10 नंबर का होगा वो भी कवर हो जाएगा जनरल के जो होते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। और इसके अलावा बहुत सारे मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स जो होते हैं कॉम्पिटिटिव, वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ़र्क इतना है कि मानू में जो क्वेश्चन बन जाता है उर्दू ज़बान में, और जगह जो क्वेश्चन बनते हैं हिंदी या इंग्लिश में, लेकिन कॉन्टेंट एक जैसे होता है। तो और 50 क्वेश्चन के लिए मेरे, अगर आप पहली बार हैं तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा 50 क्वेश्चंस के लिए मैंने अपने चैनल ही पे 22-23, ठीक है, 22-23 प्रैक्टिस सेट में बना दिया हूँ, जहाँ से आपको जनरल के 50 क्वेश्चंस में से 40 इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। अगर आप सही देख रहे हैं क्रिटिकल व्यू से और उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स या क्वेश्चंस रिलेटेड उससे क्लियर हो जाएंगे। पूरी बात को वहाँ पर जो बताया गया उसे देखिएगा कि ऐसा नहीं कि 10 से 15 क्वेश्चन है तो 10-15 क्वेश्चन देख के आप छोड़ दें। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा और आसान उर्दू में समझते हुए चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ UNO, मतलब मजलिस इनमें से कौन सी एक ज़बान जो कि मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा की दफ्तरी ज़बान नहीं है, या इनमें से कौन सी एक ज़बान जो मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा की दफ्तरी ज़बान नहीं है, ये आपको बताना है। इटालियन है, अरबिक है, फ्रेंच है, स्पेनिश है। तो क्या होगा, कौन सी एक ज़बान है जो आपका नहीं है मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा UNO को। मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा फिर मैं आपको याद दहानी के लिए बता दे रहा हूँ कि UNO को मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। ये आप जहन नशीन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ अगर UNO से अगर आप याद करेंगे तो आसान होगा, लेकिन डायरेक्टली अगर मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा दे दिया जाए, बता दिया जाए कि UNO, तो भूलने के चांसेस हैं। लेकिन UNO को अगर आप जहन रखेंगे, चूँकि UNO को आप जानते हैं, तो आसानी से आप इसको अपने दिमाग में सस्टेन कर सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, फ्रांस जो आपका, फ्रेंच है ये आपका बिल्कुल है, अरबिक है, स्पेनिश जो कि लास्ट में इंक्लूड हुआ है, 6 आपकी जो ज़बानें हैं टोटल वो 6 हैं, ठीक है। तो ये लास्ट में जो इंक्लूड हुआ था आपका स्पेनिश है, ठीक है। तो यहाँ पे इटालियन जो है ये आपका बिल्कुल जो है जो इटालियन लैंग्वेज है वो आपका UNO का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, दफ्तरी ज़बान कह सकते हैं कि नहीं है। 82 नंबर देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, मतलब WTO कब अमल में आया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं कि आफाकी तजारती तंजीम, आफाकी तजारती तंजीम का वजूद कब हुआ, ये उर्दू में हो गया। आपके ऑप्शन यहाँ पे है, ए में कहा जा रहा है जनवरी 1994, बी में कहा जा रहा है जनवरी 1996, सी में जनवरी 1995 और डी में जनवरी 1997। क्या होगा 82 का सही जवाब। 82 का सही जवाब क्या है, आप लोग आंसर करने की कोशिश करें, और अगर आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं और आंसर कर रहे हैं तो काफ़ी आप लोग को फ़ायदा होने वाला है इससे, क्योंकि आप खुद इसका इवैल्यूएशन करेंगे। तो 82 का यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल वो आपका जो सही होगा सी, यानी जनवरी 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो वजूद में आया था, अमल में आया था 1995 जनवरी, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा जा रहा है द सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN इज़, मतलब UNO मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल कौन है। अगर प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो इनके हवाले से जिक्र हुआ है, पूछा गया था, ठीक है।
कि वो कहाँ के थे, तो मैं क्लू के लिए बता दूँ वो पुर्तगाली थे। अब यहाँ पे बताइए कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन कौन है, मजलिस अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कौन है। ऑप्शन आपके एंटोनियो गुटेरेस, बॉटर्स घली, नाम भी अजीब गरीब है, ठीक है, सुनिएगा। कॉफ़ी अन्नान, बैन की मून। तो क्या है इसका सही ऑप्शन? बिल्कुल ये 2017 में अपॉइंट किए गए थे, ठीक है, 2017 में इनको अपॉइंट किया गया था। कौन है वो? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस। ये ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा 2017 में। और इनकम्बेंट, ठीक है, इनकम्बेंट कहते हैं कि जो मुसलसल जारी जो हो, जारी, ठीक है, इसको बोलते हैं जारी उर्दू में। जैसे कि पूछा जाए कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कौन, तो नरेंद्र मोदी, और अंग्रेज़ी में इसको कहेंगे नरेंद्र मोदी इनकम्बेंट, या उर्दू में कहेंगे इसी को जारी, कि मतलब उनकी अभी हुकूमत चल रही है, तो इनकम्बेंट बोलते हैं या फिर जारी बोलते हैं। तो ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन जो है यानी एंटोनियो गुटेरेस जो है, ये अभी इनकम्बेंट हैं, इन्हीं की वहाँ पे सेक्रेटरीट चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, एक बार लाइक कर दें। जो लोग थोड़ा ताख़िर से आ रहे हैं या जिनका छूट जा रहा है वो बाद में भी देख लेंगे, चैनल पे ये पड़ा रहेगा। हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज़ लोकेटेड एट, यानी हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर को क्या कहते हैं? अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें तो मैं वहाँ पे इसकी उर्दू बता दिया हूँ। सदर दफ्तर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सदर दफ्तर। लोकेट कहते हैं वाक़ है, मौजूद है, ठीक है, अवेलेबल के माने में होता है। तो यूनेस्को का सदर दफ्तर क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा तालीम, साइंसी और तहजीबी तंजीम, सकाफ़ती तंजीम, ये उसका तर्जुमा हो जाएगा। बताइए कि सदर दफ्तर कहाँ? पेरिस है, न्यूयॉर्क है, वियना है या जिनेवा? तो 84 का सही जवाब क्या होगा? 84 का यहाँ पे सही जवाब जो होगा बिल्कुल ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, पेरिस में है, ठीक है। यूनेस्को का जो सदर दफ्तर आपका है वो आपका पेरिस में है, जिसको कार्यालय भी हिंदी में बोलते हैं। तो पेरिस आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर। हाउ मेनी इंडियंस हैव रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ टिल डेट? हिंदुस्तान में कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है? नोबेल प्राइज़ को नोबेल इनाम कह लीजिए कि हिंदुस्तान में कितने लोगों ने नोबेल इनाम हासिल किया, ये आपका उर्दू तर्जुमा हो गया। 5 है, 4 है, 3 है, 6 है, ठीक है। तो ये एकदम फैक्ट है, आपको बताना है, ये अपडेट होते रहता है। तो यहाँ पे चूँकि मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, तो आप कुल्लू देख सकते हैं यहाँ पे। तो इंक्लूडिंग रविंद्रनाथ टैगोर एंड फला इब्न फला को लोगों को शामिल करके इसमें टोटल ये 8 लोगों को मिला है, ठीक है। तो 8 दिमाग में रखिए, ये टोटल 8 लोगों ने प्राप्त किया है या हासिल किया है नोबेल प्राइज़ हिंदुस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ वाज? हिंदुस्तान के पहले शख्स कौन है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ यानी नोबेल इनाम हासिल किया, या हिंदुस्तान के पहले नोबेल इनाम हासिल करने वाले शख्स हैं? आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर और हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, CV रमन। तो क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? आई होप कि आप लोग आंसर कर रहे होंगे। जो लोग देख रहे हैं एक कॉपी और एक पेन लेके बैठे हैं, जो सही हो उस पर सही का निशान लगाए, जो गलत हो गलत का निशान लगाए। लास्ट में खुद आप काउंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। इससे आपका खुद फ़ायदा होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपको और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 86 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 86 का यहाँ पे सही बिल्कुल या रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने ही नोबेल प्राइज़ मिला था इनको, किस पे? गीतांजलि पे इनको मिला था। तो काफ़ी रविंद्रनाथ टैगोर से प्रीवियस वीडियो में मैं बताया हूँ, यहाँ पे बताना मुनासिब नहीं है, ज़्यादा वक्त हो जाएगा, कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस में मिला और नाइट हुड को इन्होंने रिटर्न कर दिया था। ये सब बातें जानने वाली हैं और इसलिए कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। 87 नंबर 87 नंबर सवाल देखते हैं। मेगासेसे अवार्ड इज़ गिवन बाय? मेगासेसे जो अवार्ड है इसको कौन सा मुल्क देता है? मेगासेसे अवार्ड देने वाला मुल्क कौन सा है? फिलीपींस है, USA है, UK है, रशिया है। तो 87 का सही जवाब क्या होगा?
87 का सही जवाब क्या होगा? मैगसेसे अवार्ड देते किस में है, पहले ये जानना चाहिए। ये एक तरह का मैगसेसे अवार्ड जो होता है ना, ये अगर इंसान के अमल को देख के दिया जाता है, जिस तरह उनको दिया गया है रवीश कुमार को, ठीक है, तो उनका जो मतलब एक तरह का इंडोर्समेंट है या उनका जो अमल है, ठीक है, इंसान के अच्छे अमल को करतूत के बुनियाद पे उसे दिया जाता है। तो ये आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा कि अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो ये मैगसेसे अवार्ड पाना ही एक तरह का सच्चाई की अलामत है कि इंसान सही रास्ते पे चला। इसी वजह से ये मैगसेसे अवार्ड मिला और किसी को नहीं दिया जाता। अगर शनाख्त हो पाती है कि इंसान सच्चा है तो उसे दिया जाता है, तो सच्चाई के लिए ये दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल फिलिपनेस है, ठीक है, फिलिपनेस जो है मैगसेसे अवार्ड देता है, तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि जल्द ही में मैगसेसे अवार्ड किसको दिया गया या किस टीवी एंकर को मैगसेसे अवार्ड दिया गया, तो आपका रवीश कुमार वहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग जहन नशीन करें, यहाँ से सवाल बन सकता है चूँकि वो हिस्ट्री का एक पार्ट या कह सकते हैं जीके का एक पार्ट बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एन अर्जुन अवार्ड इज़ गिवन इन विच डिसिप्लिन। अर्जुन अवार्ड जो है किस मैदान में दिया जाता है या किस खेल के लिए दिया जाता है? इसका उर्दू सुन लीजिए, अर्जुन अवार्ड किस खेल के लिए दिया जाता है? ऑप्शंस आपके हैं सोशल सर्विस या स्पोर्ट्स, डिफेंस, आर्चरी। सोशल सर्विस किसे कहते हैं? समाजी खिदमत के लिए, खेल के लिए, या डिफेंस सुरक्षा के लिए या तहफ़्फ़ुज़ कर लीजिए इसको, ठीक है, या आर्चरी तीरबाजी के लिए। किस मैदान में अर्जुन अवार्ड दिया जाता है? 88 का सही जवाब क्या होगा? 88 का सही जवाब जो होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 88 में स्पोर्ट्स में दिया जाता है, ठीक है, स्पोर्ट्स में आपको ये दिया जाता है। तो 89 नंबर देखते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम भारत रत्न अवार्ड वाज अवार्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेनर, कि किस फॉरेनर या किस विदेशी को सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, ठीक है। भारत रत्न अवार्ड चूँकि दिया जाता है हिंदुस्तान से, तो किस विदेशी को सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड दिया गया था? केनेडी है, मदर टेरेसा है, खान अब्दुल गफ्फार खान, मार्शल टिटो। तो क्या है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। और ऐसे ही उर्दू में भी पूछ लिया जाएगा कि किस विदेशी को या फिर किस फॉरेनर को सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड दिया गया। तो 89 का 89 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 89 का बिल्कुल यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान का जो ऑप्शन है बिल्कुल इसको लॉक कर दीजिए। ये आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सबसे पहले एज अ फॉरेनर उनको भारत रत्न इनाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर 90 में कहा जा रहा कलिंगा अवार्ड इज़ अवार्डेड बाई। कलिंगा जो इनाम है उसको कौन देता है या कौन सी तंजीम कलिंगा अवार्ड को देती है? यूनेस्को, यूएनओ, दिल्ली गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट। जैसा कि अभी हम फुल फॉर्म देखे हैं, यूनेस्को का क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 90 का क्या होगा? यूएनओ का आपका क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूएनओ का और यूनेस्को का दोनों को समझने की ज़रूरत है, इसलिए कि अगर नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों में फ़र्क थोड़ा सा रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 90 का सही ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे जो देता है यूनेस्को देता है, ठीक है, यूनेस्को देता है। ये साइंटिफिक एक तरह का एंड कल्चरल पे काम करता है, तो यूनेस्को यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 91 नंबर, बुकर प्राइज़ इज़ अवार्डेड इन द फील्ड ऑफ। बुकर प्राइज़ जो है, बुकर इनाम जो है किस मैदान में दिया जाता है? लिटरेचर है, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी है, जर्नलिज्म है या ह्यूमैनिटी है। तो किस में दिया जाता है? लिटरेचर अदब में दिया जाता है या सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब कह सकते हैं इंसानियत की खिदमत पे दिया जाता है या जर्नलिज्म पे दिया जाता है, ठीक है, या फिर ह्यूमैनिटी या इंसानियत पे दिया जाता है। किस मैदान में दिया जाता है? तो 91 का सही क्या होगा? 91 का बिल्कुल यहाँ पे जो सही है अदब के मैदान में दिया जाता है, लिटरेचर के मैदान में दिया जाता है। वो किसी लैंग्वेज में भी हो सकता है, तो जो लिटरेचर है उसमें आपको बुकर प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। तो 92 नंबर देखते हैं। दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी आए। जो लोग आ गए हैं जिनका छूट गया वो लास्ट में प्लीज़ देखेंगे और आप लोग कंसंट्रेट करके देखें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अगर आए हैं तो कुछ सीख के जाएँ, अपने वक्त को, कीमती वक्त को दे रहे हैं तो आपको कुछ फ़ायदा होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस मदद करें। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि इन्हीं क्वेश्चंस को, चूँकि ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, अगर इसी को मैं उर्दू में लेकर आऊँ बात तो वही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर उर्दू में लेकर आएंगे तो हम ज़्यादा आपको 10 से 15 क्वेश्चंस करा सकते हैं, और ऐसे कराते हैं तो 20, 30
भी करा सकते हैं, क्वेश्चंस वही होते हैं, लैंग्वेज सिर्फ बदल जाता है, और लैंग्वेज तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। हु सेल्स द सुपर जीनियस कंप्यूटर, ये आपका जीके में पूछा जा सकता है, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पूछा जा सकता है कि सुपर जीनियस कंप्यूटर एक कंप्यूटर की किस्म है, ठीक है। क्या कंप्यूटर की किस्म है? सुपर जीनियस कंप्यूटर एक कंप्यूटर है या कंप्यूटर की एक किस्म है, इसको कौन बेचता है आपको बताना है। ये सारे के सारे कंपनीज़ हैं, PCS है, वाइप्रो है, IBM है या HCL। कंपनी का नाम तो हम बदल नहीं सकते, ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे कौन है जो सुपर जीनियस कंप्यूटर को बेचता है? तो बिल्कुल यहाँ पे 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जो है वाइप्रो, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। वाइप्रो जो है वो सुपर जीनियस कंप्यूटर बेचता है, तो ये स्पेशल सेलर है सुपर जीनियस कंप्यूटर का। तो ये ज़हन नशीन रखें, 10 नंबर आपके यहीं से या फिर 10 नंबर में ये आपके सवाल देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे आपके इन्वेंशन से भी आते हैं, टेक्नोलॉजी से भी आ जाते हैं, और जो कह सकते हैं कि साइंटिफिक टर्म्स आ जाते हैं, या फिर जीके के या कंट्री लेवल से तो आ सकते हैं, एक एक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आ जाए तो कहीं तो फिर आपका वो नंबर बच जाएगा आराम से। हु इन्वेंटेड द लैपटॉप, लैपटॉप का मोजिद कौन है? लैपटॉप को किसने ईजाद किया? आविष्कारक बोलते हैं इन्वेंटर को, आविष्कारक को उर्दू में बोलते हैं मोजिद, और इंग्लिश में इन्वेंटर, और इन्वेंटेड मतलब किसने ईजाद किया, ठीक है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे है, हॉलरिच है, बी में है एडम ऑसबॉर्न है, DM थॉमस है, रॉबर्ट मुएलर है। तो क्या है इसका? बिल्कुल 93 का जो मैं डायरेक्ट बताना चाहूँगा आंसर एडम ऑसबॉर्न। एडम ऑसबॉर्न ऑप्शन 3 यहाँ पे ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। 94 नंबर देखते हैं, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? आई होप कि सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे, लेकिन देख लेते हैं। पास्कल, ठीक है, चार्ल्स बैबेज, हॉलरिच, ग्रेस हूपर। तो क्या है इसका सही ऑप्शन? क्या है 94 का सही ऑप्शन? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो यहाँ बिल्कुल चार्ल्स बैबेज। आई होप कि सभी लोग का ओपिनियन इस बारे में सही होगा। 95 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज़ यूज टू वेदर फोरकास्टिंग, इसमें से कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जिसका इस्तेमाल माहौल, ठीक है, माहौल को पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी माहौल को पता करने के लिए किस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं माहौल का पता लगाना, अनुमान लगाना कि ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, बारिश कब होगी, या फिर फिज़ा में कितना पॉल्यूशन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें जो हैं हम किस चीज़ से पता करते हैं, किस कंप्यूटर। चूँकि पता है कि आज जितना भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है टेक्नोलॉजी से हो रहा है, कंप्यूटर भी एक तरह का टेक्नोलॉजी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी है, तकनीकी आला है। टेक्नोलॉजी को देख लीजिए, उर्दू में बोलते हैं टेक्नोलॉजी को बोलते हैं तकनीकी, टेक्नोलॉजी तकनीकी आला कह सकते हैं हम उसे। तो ये आप देख लीजिए, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, या सुपर कंप्यूटर है। तो 95 का क्या सही जवाब होगा? किससे हम माहौल के बारे में, फ़िज़ा के बारे में, हालात के बारे में पता करते हैं। तो 95 का जो करेक्ट हो जाएगा डी बिल्कुल है, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर को चूँकि सुपर कंप्यूटर ही रखना है, फ़र्क इतना है कि आपको अगर उर्दू में दे दिया जाएगा तो ऐसे लिख देगा, और कंप्यूटर का जैसे लिखते हैं वैसे ही। ये सब बदलने वाला नहीं है, ठीक है। जो बदलने वाला होता है उसको मैं तर्जमा कर देना होगा, अदरवाइज़ ये अगर रस्मुल ख़त जो है लिपि है, लिपि बदल जाएगा, अंग्रेज़ी के बजाय उर्दू में आ जाएंगे, लेकिन बोला ऐसे ही जाएगा। तो ये 95 क्वेश्चंस कुछ हुए, और इन क्वेश्चंस को देखने के साथ साथ और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आप देखते रहें, इसलिए कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 में कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पोर्टेबल कंप्यूटर, कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर ऐसा है जिसे नॉन पोर्टेबल कहते हैं, ठीक है। नॉन पोर्टेबल का मतलब कौन सा एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे हम उठा नहीं सकते हैं। जैसे लैपटॉप है तो जाहिर सी बात है हम इसे उठा लेते हैं, ठीक है। पाम टॉप है उसे भी उठा लेते हैं, नोटबुक है इसे भी उठा लेते हैं, हैंड टॉप। तो लैपटॉप तो हर कोई आप लोग समझ रहे होंगे, लैपटॉप दिखता है, ठीक है। तो पाम टॉप क्या होता है? पाम के माने क्या होता है? हाथ की हथेली। ये पाम टॉप जो होता है ना आपका, ये एक तरह का कह सकते हैं कि जो हाथ की हथेली है, ये जो आपके हाथ की हथेली इसको बोलते हैं, यानी हम हाथ की हथेली पे कोई चीज़ रख लें तो जाहिर सी बात है उसे भी हम उठा लेंगे। तो पाम टॉप, तो इसे भी उठा सकते हैं आसानी से। हैंड बुक को उठा सकते हैं, हैंड टॉप जो है इसे आप नहीं उठा सकते। तो हैंड टॉप आपको यहाँ पे जो है सही हो जाएगा, नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर आपका हैंड टॉप है।
97 नंबर देखते हैं। 97 में कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो नोन एज स्टोरेज मीडिया। ये आपका कंप्यूटर से सवाल बन गया, ये भी आपका 10 नंबर का जो है वहीं पे कवर होगा, ठीक है। 10 नंबर के क्वेश्चन में ये आ जाएगा, चूँकि 10 नंबर सबका आना है तो सभी लोग देखें, इसलिए ये काम करेंगे ये। तो इनमें से कौन सा एक मतलब इनमें से किसको हम स्टोरेज मीडिया के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। स्टोरेज मीडिया को हम उर्दू में कहें तो जमा करने, मखज़न कह सकते हैं उसे हम, ठीक है, मखज़न। स्टोरेज मीडिया को मखज़न, ठीक है, मीडिया का मखज़न कह सकते हैं। स्टोरेज करना किसी चीज़ को जमा करना, और मखज़न कहते हैं कि जहाँ पे कोई चीज़ जमा हो जाए, स्टोर हो जाए, उसे हम बोलते हैं। तो मखज़न उर्दू है, स्टोर करना अंग्रेज़ी है, ठीक है। तो क्या है, कौन सा एक ऐसा है इसमें से जिसे हम स्टोरेज मीडिया के नाम से जानते हैं? CD रोम है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मीडिया प्लेयर है। ये प्लीज़ आप वहाँ के लिए नहीं, आपके 50 नंबर नहीं, 10 नंबर में ये आपके आने के चांसेस हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी से भी पूछे जाते हैं, और एमएड के लोग जो कर रहे हैं वहाँ भी ये कंप्यूटर से बिल्कुल 10 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो उसके हवाले से भी वो लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वाला जो चल रहा 100 क्वेश्चन मैं कराया हूँ, BEd MAd DLED सभी लोग देखें, काफ़ी हद तक ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क को हम स्टोरेज मीडिया के नाम से जानते हैं। CD रोम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है एक तरह का, जिस तरह आपका सर्कल टाइप का CD होता है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टोरेज मीडिया नहीं है। आपका स्टोरेज मीडिया क्या? फ्लॉपी डिस्क जो आपका इंटरनल होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है। तो ये कुछ थोड़ी सी बात है, इसे आप जहन नशीन रखेंगे तो काम करेंगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ईमेल मीन्स मतलब ईमेल किसका मुखफ़फ़ है? उर्दू में अगर इसको हम करेंगे तो कहेंगे कि ईमेल किसका मुखफ़फ़ है, या एब्रीवेशन कह सकते हैं, इसका क्या है, ठीक है। तो मुखफ़फ़ एब्रीवेशन को उर्दू में मुखफ़फ़ बोलते हैं। इसको सवाल अगर बनाया जाएगा तो ईमेल किसका मुखफ़फ़ है? ऑप्शंस आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेल, या इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रिक मेल, एक्सटेंसिव मेल। तो आप लोग एक मरतबा सोच लीजिए आराम से क्या है, और इसको अपने कॉपी में टिक कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्या टिक कर रहे हैं, गलत है तो गलत मानिएगा, और अगर सही है तो सही, जो है उसको आप कीजिएगा। चलिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, काफ़ी आसान है। ई मेल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एम फॉर मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ये बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 98 का जो यहाँ पे सही होगा वो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 नंबर देखते हैं, लास्ट सेकेंड आज का है। तो दोस्तों को फिर कहना चाहूँगा कि भेजिए, चूँकि हम 100 ही करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे, और फिर दूसरा हम पोर्शन लेकर आएंगे। अ कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ, जो हमारे कंप्यूटर में डेटा जमा होता है, समझ लीजिए हम कोई फाइल डाल रहे हैं, या आप इस वीडियो को जो लोग कंप्यूटर में देख रहे हैं, कंप्यूटर में से अगर डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे जाके जमा, जो हम डाउनलोड करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में रहता है ना, ये तो जो हमारे कंप्यूटर में रहता है तो किस तरह रहता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? बाइनरी कोड, नेचुरल नंबर, बाइट सिस्टम, प्राइम नंबर। तो ये डायरेक्ट मैं आंसर कर रहा हूँ, ये बाइनरी कोड है, ठीक है। बाइनरी कोड इसे हम कहते हैं। जो हमारा कंप्यूटर डेटा या हमारा जो फाइल सेव करता है उसे बाइनरी कोड में करता है, वो अपने हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ मॉडेम इज़ मेजर्ड इन, जो मॉडेम होता है उसकी स्पीड को हम कैसे नापते हैं, मैं बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से भी आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और जो भी मानू से रिलेटेड या दीगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस होते हैं वहां पे मैं प्रोवाइड करवा देता हूं, या लास्ट में मैं अपना नंबर दे दूंगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है वहाँ जुड़ने में या नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, सिर्फ नाम लिख के मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा, तो आप वहाँ से अपडेट रहेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर स्टोरेज हो गया, फिर 100 का है। द स्पीड ऑफ मॉडेम इज़ मेजर्ड इन, जैसा कि हम अब नेट चलाते हैं तो नेट हमारा जो चलता है ना, तो उस पर एक स्पीड दिखाता है, ठीक है। स्पीड दिखाता है कि कितना MB चल रहा है, तो उसे हम कैसे नापते हैं? हर्ट्ज़ है, कैच है, और मैच है, बाउड रेट, ठीक है। तो हर्ट्ज़ आई थिंक ये वॉल्यूम मेज़र के लिए होता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाउड रेट जो है ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह के 20 क्वेश्चन हो गए, तो टोटल हमारे 100 क्वेश्चन हो गया। 100 को अगर आप ज़रूर देख लीजिएगा, देखेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा, और अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जो बातें आपको बताई गई वो आपके जहन में रहेंगे, तो आप आसानी से आंसर करेंगे और सही करेंगे। तो दीजिए इजाज़त, और मैं नंबर अपना दे रहा हूँ, जिनको नहीं मिल रहा है प्लीज़ वही करेंगे, अदरवाइज़ अगर आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप ज्वाइन हो जाए डायरेक्टली। आपको वहाँ पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, और PDF जो मैंने बनाया है 50 क्वेश्चन का, वो आपको ब्लॉगर फॉर PDF करके है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके, या एक वीडियो में बना दिया हूँ कि मेरे जो बनाए हुए PDF हैं
प्रैक्टिस सेट के, उसे आप कैसे एक्सेस करें, तो वहाँ से वीडियो देख के भी डायरेक्ट आप जा सकते हैं। वहाँ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ब्लॉगर पे, आप मुझे फॉलो कर लेंगे तो आपको कभी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी मैं कोई आर्टिकल या कोई वहाँ पे क्वेश्चन पेपर डालूंगा तो वो डायरेक्टली आपके मेल पे आ जाएगा, आप वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं। तो नंबर मेरा 9839742161, 9839742161, 98 39 74 21 61, ये नंबर है। इस पर आप अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।